नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में और पिछले सेशन में हमने देखा था भारत के प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देख रहे थे। तो प्रायद्वीपीय भारत को हमने पूरा कर लिया था। आज हम एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा भारत के तटीय प्रदेश। भारत के इस भौगोलिक स्वरूप में हम आज देखने वाले हैं भारत के तटीय प्रदेश के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत के तटीय प्रदेशों के साथ में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भारत के तटीय प्रदेश या तटीय मैदान। हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, और वर्गीकरण में आज हम देखने वाले हैं तटीय मैदान। तटीय प्रदेश या मैदान। मैदान इसलिए क्योंकि यह नदियों द्वारा बनाया गया एक मैदान है। नदियों या समुद्र के द्वारा जो अवसादों से जमा किया गया एक मैदानी भाग है, जिसे हम कहेंगे मैदान, तटीय प्रदेश या तटीय मैदान। तो भारत का ये जो तटीय प्रदेश है, इसका जो निर्माण किया गया, कैसे किया गया था निर्माण? इसका निर्माण हुआ है नदियों एवं समुद्री जल द्वारा अवसाद जमा करके इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण? तो तटीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों व समुद्री जल द्वारा अवसाद जमा करके इसका निर्माण किया गया है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादों से। किससे हुआ है? अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। अब हम देखें, इसको अध्ययन की दृष्टि से बांट के पढ़ेंगे। अब इसका अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक तो होगा पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा होगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसका जो विस्तार हम देखेंगे वो देखेंगे भुज गुजरात से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, किसका? पश्चिमी तटीय मैदान का। फिर देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान को। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो है स्वर्णरेखा नदी से इसका विस्तार कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इस प्रकार से हम देखेंगे तटीय मैदान को दो भागों में बांटकर, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है भुज गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तटीय प्रदेश जिसका निर्माण हुआ है नदियों एवं समुद्री के जल के द्वारा अवसाद जमा करके, तो अवसादों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ। इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहले हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, फिर पूर्वी तटीय मैदान को। पहले इन दोनों को मैप में देख लेते हैं किस प्रकार से इनकी लोकेशन स्थित है। तो आप भी साथ साथ में एक मैप बना लीजिएगा, और मैप के माध्यम से हम देखेंगे तटीय मैदानों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में ये जो समुद्र के साथ, जो हिंद महासागर के साथ साथ जो भारत लगता है वो क्या है? तटीय मैदान है। इस प्रकार से ये तटीय मैदान, इस प्रकार से ये क्या है? तटीय मैदान है। ये हमारा क्या है? तटीय मैदान। इस तटीय मैदान को हम देखने वाले हैं। ये है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट या पश्चिमी तटीय मैदान। और ये कौन सा हो जाएगा?
पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को हम देखने वाले हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है भुज से, हमारा यहाँ पे क्या है भुज, और भुज से कहाँ तक है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। और इसी प्रकार यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो छत्तीसगढ़ ओडिशा से में बहती है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कहाँ तक इसका विस्तार, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है तटीय मैदान है। दो भागों में बांटा है, कौन कौन से में, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो दोनों को अलग अलग देखेंगे। लगभग आज के सेशन में हम इस तटीय मैदान को देख लेंगे। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको अध्ययन की दृष्टि से आगे और बांटेंगे। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये नदियों के द्वारा ज़्यादा काटा गया नहीं, तो इधर जो बहने वाली जो नदियां हैं वो यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी, या जिसे हम कहते हैं ज्वार नद मुख। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान में जो नदी, इधर जो नदियां आती है पूर्वी तट की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां आती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसीलिए ये जो पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है, थोड़ा चौड़ा है, और ये कैसा है, संकरा मैदान है। इसमें जो एस्चुरी होते हैं ज्वार नद मुख कहते हैं। जैसे एक तो डेल्टा इस प्रकार से नदियां आती है और बाद में इस प्रकार से आगे बहने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मैदानी भाग होता है, उस मैदानी समतल भाग होता है जहाँ पे ये नदियाँ इस प्रकार से पंजेनुमा आकृति में बहते हुए बाद में समुद्र में गिर जाती है। और ज्वार नद मुख में क्या होता है, ये जो नदियाँ आती है ये सीधा ही इधर गिर जाती है। यहाँ पे ज्वार डेल्टा की तरह या पक्षी के पंजे की आकृति नहीं बनाती, क्या बनाती है, सीधे ये समुद्र में गिर जाती है। ये जो भाग है थोड़ा इस प्रकार से इसकी ऊंचाई है, इधर समुद्र स्टार्ट हो जाता है अरब सागर, तो इस प्रकार यहाँ पे ऊंचाई है। तो यहाँ पे देखो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा क्या बने गए हैं, बंदरगाह बने गए, क्योंकि यहाँ पे जहाजों के खड़ने के लिए जगह स्थित होती है, यहाँ पे जगह उपलब्ध होती है। तो यहाँ से क्या होता है, वो जो बंदरगाह जहाज बड़े आते हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट की तरफ सर्वाधिक बंदरगाह बने हुए हैं। और पूर्वी घाट में क्या है, ये जो नदियाँ डेल्टा बनाती है जिसकी वजह से ये क्या है, कटाफटा है, जिसके कारण यहाँ पे बंदरगाह विकसित नहीं हो पाते। कुछ बंदरगाह है, लेकिन जितने पश्चिमी घाट में बंदरगाह उतने पूर्वी घाट में बंदरगाह नहीं बने हुए। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को अध्ययन की दृष्टि से हम और कितने भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र आता है, सौराष्ट्र, और ये कौन सा है, काठियावाड़ क्षेत्र। तो इसी प्रकार से गुजरात का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आता है सूरत गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो कौन सा तट बन जाएगा, सौराष्ट्र तट, और दूसरा काठियावाड़ तट। तो इसे कहेंगे सौराष्ट्र तट और इसे क्या कहेंगे, काठियावाड़ तट कहेंगे। तो इस प्रकार से ये दो भाग बन जाते हैं। गुजरात में स्थित है सौराष्ट्र तट और काठियावाड़ तट। उसके बाद हमारा सूरत से लेकर के गोवा तक, कहाँ तक, गोवा तक का जो स्थान है, गोवा तक का जो तटीय प्रदेश है इसको हम कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। सूरत से गोवा तक का जो तटीय प्रदेश है उसको कहेंगे कोंकण तट। इसका जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और काठियावाड़ सौराष्ट्र का विस्तार कहाँ पे, गुजरात में है। फिर हम देखते हैं गोवा से लेकर के मंगलुरु तक, कहाँ तक, मंगलुरु तक, मंगलुरु कर्नाटक तक, मंगलुरु कर्नाटक तक इसका जो ये जो तटीय प्रदेश है इसे हम कहते हैं कन्नड़ तटीय प्रदेश, या कर्नाटक या कन्नड़ तटीय प्रदेश, कर्नाटक या कन्नड़ तट इसे कहते हैं। फिर मंगलुरु से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का जो तटीय प्रदेश है इसको हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और ये जो मालाबार तट है यहाँ पर कुछ झीलें बनी हुई, क्या बनी हुई है, झीलें बनी हुई है, जिन्हें हम कहते हैं कयाल। केरल राज्य में स्थित झीलें जिन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। कुछ दो तीन कयाल है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हमारा आता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय प्रदेश को हम नदियों के माध्यम से बांटते हैं, तो उन्हीं नदियों के माध्यम से भी इनका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखो ये जो स्वर्णरेखा नदी, और यहाँ पे एक नदी आती है महानदी। ये नदी कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी, और यहीं पे आती है महानदी। ये कौन सी नदी है, महानदी। स्वर्णरेखा और महानदी के बीच का जो तटीय प्रदेश है पूर्वी तटीय मैदान की तरफ, इसे हम कहते हैं उत्कल तट।
उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट, उत्कल तट। फिर हमारी महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक, यहाँ पे एक नदी आती है कृष्णा नदी, महानदी से कृष्णा नदी तक का ये जो तटीय प्रदेश है इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये जो तटीय प्रदेश है इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ये जो कुछ तटीय प्रदेश है जिसे हम कहते हैं गोलकुंडा तटीय प्रदेश, गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश में तटीय प्रदेश को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं। और उसके बाद में ये जो कृष्णा नदी, उसके बाद जो ये जो तटीय प्रदेश जो बचता है, इससे इस पूरे तटीय प्रदेश को हम कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो ये इस प्रकार से तटीय प्रदेश है जिसको हम विभाजित करेंगे, अलग अलग इन भागों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा इसमें कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, हमें इतना देखना है कि किस तट, ये जो तट जिनका वर्गीकरण हमने किया, जैसे सौराष्ट्र तट, तो इसमें पूछा जाएगा सौराष्ट्र तट का विस्तार है, काठिया तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन से राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या पूछा जा सकता है कि जो गोलकुंडा तट कौन से तटीय प्रदेश में आता है, तो कौन से में आता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले। तो इस प्रकार से हम इस तटीय प्रदेश को वर्गीकृत करते हुए पढ़ते चले। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और शुरू करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बढ़ते हैं आगे। इन सभी के बारे में डिटेल से लिख लेते हैं नोट्स के माध्यम से। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ में डायग्राम बना लिया करो। साथ में डायग्राम बनाने से क्या होता है? जल्दी याद होता है आपको। आपके हाथ से यदि आप डायग्राम बनाओगे तो वो डायग्राम आपके दिमाग में वैसा का वैसा छप जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन यदि कोई आ जाता है तो आपको डायरेक्ट हिट करेगा कि आपने कभी न कभी हाथ से कुछ लिखा था जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे उस प्रकार से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में, या पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। और वापस एक डायग्राम बना लीजिएगा जिसमें हम इन सभी पश्चिमी तटीय मैदान को मेंशन करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें ये हमारा क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ पे हम देखेंगे सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट। फिर देखेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। फिर सूरत के बाद में हम देखेंगे कोंकण तट, कोंकण तट, सूरत से गोवा तक। हमारा यहाँ पे सूरत है, सूरत के बाद गोवा, गोवा तक कौन सा होगा? कोंकण तट। गोवा के बाद में हम देखेंगे मंगलूर तक, मंगलुरु, मंगलुरु। कर्नाटक तक का ये जो तट है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कन्नड़ तट। क्या कहेंगे? कन्नड़ या कर्नाटक तट, कन्नड़ या कर्नाटक तक। मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तटीय प्रदेश है इसे हम कहेंगे मालाबार। इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। तो पहला कौन सा है? सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। कौन सा तट? तो सौराष्ट्र तट। फिर आता है हमारा काठियावाड़, काठियावाड़ तट। ये जो काठियावाड़ तट है इसका जो विस्तार है कहाँ से है? सौराष्ट्र तट के, सौराष्ट्र तट के दक्षिण से लेकर, दक्षिण से सूरत तक, सूरत, सूरत तक विस्तारित। और इन दोनों का मुख्य विस्तार कहाँ पे है? गुजरात राज्य में इनका क्या है? मुख्य विस्तार है। ये मुख्यतः कहाँ पे है? मुख्य गुजरात राज्य में, गुजरात में। फिर बात आती है 3 नंबर का जो तट, जिसका नाम क्या है? कोंकण तट, कोंकण तट। बात करते हैं कोंकण तट कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो मुख्यतः इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है,
फिर इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार है सूरत से गोवा तक। गोवा तक। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। तो सूरत से गोवा तक इसका विस्तार है। सूरत कौन से राज्य में है? ये तो जग जाहिर है कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में। सूरत से गोवा तक का जो विस्तारित तटीय प्रदेश है कौन सा है? कोंकण नाम से इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं आगे। उसके बाद एक और जो तट आता है 4 नंबर पर, जिसको हम नाम लिखा था, क्या लिखा था? कन्नड़ तट। कन्नड़ या कर्नाटक तट। कन्नड़ या कर्नाटक तट। कन्नड़ या कर्नाटक तक इसका कर्नाटक तट, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका जो मुख्यतः ये तो मुख्यतः ये कौन से राज्य में विस्तारित है? कर्नाटक राज्य। इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया कर्नाटक या कन्नड़ तट। फिर बात करें इसके मुख्य विस्तार के बारे में, कहाँ से कहाँ तक ये विस्तारित है। तो इसका जो विस्तार कहाँ से हो जाएगा? तो गोवा से लेकर के मंगलुरु तक। कहाँ तक है इसका विस्तार? गोवा से मंगलुरु तक। मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटक में। गोवा से कर्नाटक तक या गोवा से मंगलुरु तक इसका क्या है? विस्तार। कौन से तट का ये विस्तार है? तो कन्नड़ या कर्नाटक तट का विस्तार है। इस प्रकार से हमने ये कुछ तटीय प्रदेश देखे। भारत के ये तटीय प्रदेश, पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश को हम देख रहे हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश को वर्गीकरण कर रहे हैं। देखो, सौराष्ट्र तट गुजरात राज्य में, काठियावाड़ तट सौराष्ट्र के दक्षिण से सूरत तक ये विस्तारित है, मुख्यतः गुजरात राज्य में विस्तारित। कोंकण तट मुख्यतः महाराष्ट्र में है, विस्तार सूरत से गोवा तक हम इसको देख सकते हैं। कन्नड़ या कर्नाटक तक का विस्तार गोवा से मंगलुरु तक है, और इसका मुख्य विस्तार कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और इसके तटों के बारे में। इसका एक और जो तट, जिसका नाम क्या है? मालाबार तट। मालाबार तट। ये जो मालाबार तट है, इसका विस्तार मुख्यतः विस्तार इसका कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। फिर देखें कहां से कहां तक है। तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। किसका? मालाबार तट का। ये जो मालाबार तट है, कौन से राज्य में सर्वाधिक विस्तारित है? केरल राज्य में सर्वाधिक विस्तारित है। भारत का पश्चिमी तट में देखें तो सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। ये तो थे इसके वर्गीकरण के बारे में। अब थोड़ा सा पश्चिमी तटीय मैदान के कुछ फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी तट के मुख्य तथ्य। इसमें तथ्यों में देखेंगे कि ये जो पश्चिमी जो तट है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? सौराष्ट्र से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इस तटीय प्रदेश की जो कुल लंबाई मानी जाती है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर लगभग 1500 किलोमीटर इसकी क्या मानी जाती है? लंबाई है। फिर बात करें इसकी ऊंचाई की, क्योंकि ये कुछ ऊंचा भी तो है, पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं, नदियां ज्यादा नहीं है, तो इसे कैसा तट होगा? थोड़ा सा ऊंचा तट होगा। इसी ऊंचे यहाँ के ये जो तटीय प्रदेश थोड़ा सा ऊंचा है, जिसकी वजह से यहाँ से जो नदियां निकलती है कहाँ पे जाती है? पूर्व की तरफ जाती है। तो इसकी औसत ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 100 से 150 मीटर तक, 100 से 150 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर बात करें कि इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि ये जो पश्चिमी तट है पूर्वी तट की अपेक्षा क्या है? थोड़ा सा संकरा है। कैसा क्षेत्र है? संकरा क्षेत्र है। तो इसकी औसत चौड़ाई कहीं पे ज्यादा चौड़ा है को, तो कहीं पे कम है। तो यदि औसत चौड़ाई की बात करें तो लगभग कितनी है? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है? औसत चौड़ाई है। तो ये यहाँ से कुछ अन्य जो फैक्ट थे जिनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट क्या है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार, पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार के बारे में यदि हम बात करें तो इसका विस्तार हो जाएगा भुज से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, भुज से कन्याकुमारी तक। फिर यहाँ से यदि हम देखें तो यह तटीय प्रदेश पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। फिर यदि हम बात करें यहाँ के कुछ और फैक्ट्स के बारे में तो यहाँ पर क्या है, कुछ लेगून झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेगून झीलें। इस प्रदेश में केरल राज्य में लेगून झीलें पाई जाती है। लेगून झीलें पाई जाती हैं जिन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल के नाम से इनको जाना जाता है। 2-3 जिले हैं जिनके बारे में आप नाम लिख दो, इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं। कौन कौन सी है? तो एक है वेमनाद कयाल। कौन सी है? वेमनाद कयाल। वेमनाद कयाल या झील, वेमनाद कयाल या वेमनाद झील। एक है पूनामदा कयाल, पूनामदा कयाल या पूनामदा झील। वेमनाद कयाल झील, पूनामदा कयाल झील। एक और है जिसका नाम क्या है? अष्टमुडी कयाल झील। अष्टमुडी कयाल झील। ये तीनों ही कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित ये 3 झीलें हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील। लेगून झील कैसे होती है? जैसे लेगून झील कुछ इस प्रकार से होती है, 3 तरफ से स्थल से घिरी होती है और एक तरफ से किसी बड़े समुद्री क्षेत्र से घिरी होती है। उस झील को क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, पश्च जल झील। पश्च जल झील भी इसे कहते हैं या इसे लेगून कहते हैं। और जो केरल में झीलें पाई जाती है उन्हें एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कयाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की किसके बारे में? पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले केरल में ही प्रवेश करता है। केरल राज्य में 1 जून को वो प्रवेश करता है। तो इसी पश्चिमी तटीय मैदान से वो प्रवेश हमारे देश में करता है। तो ये हमारा हुआ पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब हम बात करने वाले हैं पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी तटीय मैदान। अब देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो मैप के माध्यम से देख लेते हैं इनको थोड़ा। तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ऊपर स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का ये जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। फिर ये जो महानदी से लेकर के ये जो कृष्णा नदी तक का क्षेत्र है, कृष्णा नदी तक का ये जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के बाद आता है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। फिर आता है हमारा ये
कृष्णा नदी से दक्षिण कन्याकुमारी तक कौन सा तट आता है? तो ये हमारा आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट आता है। तो स्वर्ण रेखा नदी से इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार आता है कन्याकुमारी तक। यदि बात करें इसका विस्तार कहाँ से, स्वर्ण रेखा नदी से कहाँ तक है इसका, तो कन्याकुमारी तक विस्तार है। देखा जाए तो उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। कहाँ से कहाँ तक है? तो लिखेंगे स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। फिर बात करें इसकी औसत ऊंचाई के बारे में। इसकी जो ऊंचाई है वो पूर्व पश्चिमी तट से इसकी ऊंचाई क्या है? कम है। ऊंचाई देखेंगे, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 80 से लेकर के 100 मीटर तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई पश्चिमी तट से कम है। पश्चिमी तट की ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई क्या है? कम है। यह प्रदेश पश्चिमी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि इस प्रदेश में नदियां डेल्टा बनाती है। उसकी वजह से ये प्रदेश क्या है? चौड़ा है। और पश्चिमी तटीय प्रदेश की तुलना में थोड़ा कम ऊंचा है, जिसकी वजह से ये जो पश्चिमी तट की तरफ से नदियां किस तरफ आती है? पूर्वी तट की ओर नदियों का प्रवाह होता है। तो ये हमारा कैसा है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में भी कुछ झीलें पाई जाती है, जो जिन्हें हम लेगून झीलें कहते हैं। खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेगून। जिनमें हम देखेंगे चिल्का झील के बारे में, पुलिकट झील, चिल्का झील, ये कुछ यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो अब हम देखते हैं इसका अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण। हम इसका अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण देखते हैं। बस पूर्वी तटीय मैदान का अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण। अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे पहले उत्कल तट के बारे में। पहला कौन सा? उत्कल। उड़ीसा का तटीय मैदान है। किसका मैदान है? उड़ीसा राज्य में मुख्यतः यह विस्तारित है। उड़ीसा का तट है मुख्यतः विस्तार। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य का ये तटीय प्रदेश है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। और इसके विस्तार के बारे में बात करें तो यह स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक विस्तारित है। महानदी तक विस्तारित है। उड़ीसा राज्य में इस तट पर एक झील स्थित है। झील का नाम क्या आता है? तो चिल्का झील। इस प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है, जो भारत की प्रमुख लेगून या पश्च जल झील है। ये जो उत्कल तट है, इसका मुख्य विस्तार कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य का तटीय प्रदेश, जिसे उत्कल तट कहते हैं, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक ये विस्तारित है। उड़ीसा राज्य में इसी तटीय प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम क्या है? चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
जो भारत की एक प्रमुख क्या है, लेगून झील है। लेगून झील वो होती है, लेगून हम उसे कहते हैं जो तीन तरफ से स्थल से घिरी हो और एक तरफ से बड़े समुद्री जल भाग से घिरी हो, जिसे हम क्या कहते हैं, लेगून या पश्च जल झील कहते हैं। भारत की प्रमुख लेगून झील जिसका नाम क्या है, चिल्का झील, जो इसी प्रदेश में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये हमारा हुआ उत्कल तट। अब बात करते हैं एक और तटीय प्रदेश के बारे में जिसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार तट। तो नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी सरकार तट के बारे में। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का जो मुख्य विस्तार कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका मुख्यतः कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर बात करें कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो महानदी से कृष्णा नदी तक का ये क्षेत्र है। महानदी से कृष्णा नदी के बीच इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो महानदी से कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी तक इसका क्या है, विस्तार है। ये हमारा हुआ उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट यहाँ पर भी कुछ क्या है, लेगून झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में एक लेगून झील है जिसका नाम क्या है, कोलेरू झील। लिखेंगे इस प्रदेश में या इस तटीय प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू लेगून झील स्थित है। लेगून झील स्थित है। तो ये हुआ हमारा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट के बाद में गोलकुंडा तट जो आंध्र प्रदेश में विस्तारित है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। गोलकुंडा तट। यह है आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश, तटीय मैदान है। मैदान गोलकुंडा तट आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान है। अब हम देखते हैं एक और तटीय प्रदेश के बारे में जिसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। क्या नाम है, कोरोमंडल तट इसका नाम है। तो देखते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। कोरोमंडल इसका मुख्य विस्तार है तमिलनाडु राज्य में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। जिसका विस्तार कहां से कहां तक है, कृष्णा नदी से लेकर के कहां तक इसका विस्तार है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। यह है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तारित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य का ये क्या है, तटीय प्रदेश है, जो कहां से कहां तक है, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तारित है। कौन सा तट है ये, कोरोमंडल तट है। इसमें भी एक झील है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। लिखते हैं कौन सा, तो इस प्रदेश में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य में पुलिकट लेगून झील स्थित है। ये जो लेगून झीलें होती है, खारे पानी की झीलें होती है, क्योंकि इनके एक तरफ जो समुद्री जल राशि होती है वो बड़ा महासागर होता है, और महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो इसीलिए जो झीलें हैं, जो लेगून झीलें कैसी होती है, खारे पानी की झीलें होती है। तो कोरोमंडल तट के बारे में हमने बात कर ली। इसी प्रकार से हमारा पूरा होता है
पूर्वी तटीय मैदान भी। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, तटीय प्रदेश देखे, भारत के तटीय मैदान देखे। तो भारत के तटीय मैदानों का ये सेशन आज हमारा पूरा होता है। अब हम इस पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपने लिख लिया होगा, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट में। एक तरफ देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और एक तरफ कौन सा देखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान और इधर देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इन दोनों को हम वर्गीकृत किस प्रकार से करेंगे वो देखो। इसमें पहला हम देखते हैं कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये क्या है, नदियों, यहाँ पे क्या ज्यादा नदियां नहीं है, तो इसलिए कैसा भाग है, थोड़ा सा कम चौड़ा भाग है। तो यह अपेक्षाकृत, यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा प्रदेश है, प्रदेश है। और यह कैसा है, यह पश्चिमी तट की अपेक्षा में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। यह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। पश्चिमी तट की अपेक्षा कम ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 से 150 मीटर ऊंचाई है औसत ऊंचाई, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 से 100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर बात करते हैं कि ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर नदियां क्या बनाती है, एस्टूरी बनाती है। तो इस प्रदेश में नदियां एस्टूरी या ज्वार नद मुख बनाती है, और बना करके कितने कहाँ पे गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। ये लिखेंगे, इस तटीय मैदान में, इस तटीय प्रदेश में नदियां क्या बनाती हैं, तो डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ज्यादा यहाँ पे नदियां ज्यादा आती हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, कटा-फटा है। तो यह है पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा कटा-फटा है, यह कम कटा-फटा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बंदरगाह स्थित है। यह कम कटा हुआ भाग है, जिसके कारण यहाँ बंदरगाह स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर देखा। फिर देखेंगे इस क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलों को कयाल कहते हैं। झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। और इस प्रदेश में पाई जाने वाली झीलों को क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली झीलों को लेगून कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या किया, वर्गीकरण किया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और इसी प्रकार से आज का सेशन हमारा पूरा होता है। आज के सेशन में हमने तटीय प्रदेश या तटीय मैदान को देखा, जो आज हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया।
अगले सेशन में हम देखेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।